हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग यूपी का जो टीजीटी सोशल साइंस है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये पेपर आया था 2013 में, और इसके पहले मैंने यूपी का जो टीजीटी सोशल साइंस है उसका 2021 तथा 2016 के पेपर को डिस्कस किया है, जिसमें हिस्ट्री तथा सिविक्स हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिविक्स को भी डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हम लोग कंप्लीट टीजीटी सोशल साइंस को कवर करेंगे यूपी के भी, साथ में हम लोग पीवाईक्यू करेंगे बीपीएससी के लिए भी एंड केवीएस के लिए भी, एनवीएस के लिए भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि ये सभी सीरीज़ जो टीजीटी सोशल साइंस है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यूपी का भी एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी का, केवीएस की भी वैकेंसीज आने वाली है एंड बीपीएससी का भी, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का, साथ में ईएमआरएस का भी। तो ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, और यूपी टीजीटी के लिए तो एकदम से रामबाण होंगे ये, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, तो इन्हें स्किप नहीं करेगा आप लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से जो कौन सा समूह है जो मोहनजोदड़ो था उसकी जो पशुपति मोहर थी उस पर अंकित था। तो जो मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि पशुपति मोहर, ठीक है, जो पशुपति मोहर थी इसका संबंध कहाँ से था, किस सभ्यता से था, तो ये था मोहनजोदड़ो के हड़प्पा सभ्यता से। तो इस पर कौन कौन से पशु समूह थे, तो इस पर थे व्याघ्र, गैंडा था, भैंसा था और तथा हाथी भी था। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ से प्राप्त होती है एक मोहर, इसके ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र है, ठीक है, पशुपति की मोहर। और जो पुरुष है उसकी दाईं ओर चीता है, हाथी है तथा बाईं ओर भैंसा तथा गैंडा है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण भी है, ठीक है। और जो मार्शल है, मार्शल ने इन देवता को रुद्र शिव से संबंधित किया है। इन्हें हम त्रिमुख पशुपति योगेश्वर या फिर महायोगी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है कौन से उपनिषद में, तो ये हो जाएगा जावालोपनिषद में, ठीक है। तो 3 आश्रम का सबसे पहले वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। पहली बात करा 3 आश्रम का, ये किस में है, छांदोग्य में है। लेकिन चारों आश्रम की बात करें तो ये है जावालोपनिषद में। और जो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। 3 आश्रम मिलते हैं छांदोग्य में, 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है ज्वालो में तथा याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो उपनिषद से क्वेश्चन आना ही है, एकदम से अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल नहीं है, तो पहली बात याद रखेंगे प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल है। प्रस्थान त्रयी में भागवत का उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें भगवत गीता है, उपनिषद है। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र है, त्रयी मतलब 3, ठीक है, 3 है। कौन कौन से हैं, किनका उल्लेख है, भगवत गीता, उपनिषद तथा ब्रह्मसूत्र, तो इसमें भागवत नहीं है। नेक्स्ट है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की जो कुशीनगर है इसकी अंतिम यात्रा का वर्णन है, तो ये है महापरिनिर्वाण सूत्र। तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण होता है कहाँ पे होता है, कुशीनगर में। तो इसी से हम लोग गेस कर सकते हैं कि कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किस में होगा, ये होगा महापरिनिर्वाण सूत्र में। बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म कब होता है, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, कपिल वस्तु के पास, लुम्बिनी में, नेपाल में। 35 ईयर्स की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि पहला उपदेश बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया जाता है, ठीक है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार श्रावस्ती में वर्षावास किया था, और 80 वर्ष की आयु में इन्होंने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया था। इसे ही बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। नेक्स्ट है जो गंगा अवतरण है, गंगा अवतरण का दृश्य का कहाँ चित्रित है, ये है मामल्लपुरम में। मामल्लपुरम हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मामल्लपुरम, इसे ही हम महाबलीपुरम कहते हैं, ठीक है। जो मामल्लपुरम है इसको पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापित किया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि मामल्लपुरम में किसका शासक था, पल्लव का, ठीक है। पल्लवास रहते थे वहाँ पे, पल्लवास का शासक था। पल्लवास में भी स्थापित इसको किसने किया था, महाबलीपुरम को, ये क्या था, नरसिंह वर्मन ने। और जो मामल्लपुरम था यह पल्लव शासकों के टाइम पे एक प्रसिद्ध बंदरगाह मतलब पोर्ट भी था तथा व्यापारिक केंद्र और सांस्कृतिक स्थल भी था। जो पल्लवकालीन वास्तुकला है इसके सुंदरतम उदाहरण भी महाबलीपुरम में मिलते हैं। यहीं पे मिलता है हमें गंगा अवतरण का चित्र। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था, तो ये दिया था अर्ध मगधी भाषा में। तो जैन और बौद्ध दोनों से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। महावीर स्वामी की बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं, जिनका जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में, बुद्ध का 563 में, ठीक है। इनका होता है वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ये 30 वर्ष की आयु में इन्हें ग्रह त्याग दिया था तथा
30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग गया, उसके बाद कितना, उसके 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। जो केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा कौन सी, अर्ध मागधी में दिया था। चतुष्पाद जो शिव की प्रतिमा है ये कहाँ है, तो ये है खजुराहो, कहाँ, एमपी में। खजुराहो की बात करें तो यहाँ पर किसका शासन था, ये था चंदेल का, और चंदेलों के शासनकाल में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। खजुराहो के जो सुंदर मंदिर है इनमें से अधिकांश का निर्माण राजा धंग ने करवाया था। ठीक है, जो खजुराहो के मंदिर है ये शैव, वैष्णव, शाक्त तथा जैन धर्म से संबंधित है। इन्हीं मंदिरों में कांदरिया बहुत महत्वपूर्ण है। कांदरिया महादेव का मंदिर सर्वश्रेष्ठ है, जो कि कहाँ पे है, खजुराहो में। निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था, तो ये हो जाएगा वरिट पपोता गक्का। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी 4 के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी जरूर इसको देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चोल राज्य की बात करें तो जो चोल राज्य थे वहाँ की जो आय होती थी उसका प्रमुख साधन क्या था, भूमि कर। ठीक है, भूमि से वो लोग कर लेते थे, और जो भूमि कर था उसको वसूल कौन करता था, ग्रह सभाएं, ग्राम की जो सभाएं होती थी वही वसूल करती थी। जो कृषि का उत्पादन होता था उसका कितना, 1/3 मतलब 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। जो चोल सम्राट थे राज प्रथम, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी तैयारी के 3rd में, टीजीटी में। साथ ही चोल सम्राट राजराज प्रथम और कोलोन्तुंग प्रथम ने भूमि की नाप करवाई थी, और जो उपज था उसी के अकॉर्डिंग भूमि को कुल 12 कोटि में विभाजित किया गया था। जो राजस्व विभाग था मतलब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, इसके प्रमुख अधिकारी कौन था, वरिट पपोता गक्का। नेक्स्ट है जो तमिल कवि थे उनके तीसरे संगम की पीठ कहाँ होती है, तो ये होती है मदुरई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है जो संगम था ये तमिल कवियों का संघ या फिर मंडल था, और ये जो संघ थे इनका आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में होता था। 3 संगम का आयोजन हुआ था। ठीक है, 3 तमिल संगम का आयोजन हुआ था। पहले का आयोजन हुआ था मदुरै में। दूसरे का हुआ था अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। उनके बाद उनके शिष्य तुल्कापियर ने कपाटपुरा मतलब अलवाई में हुआ था आयोजन। सेकंड का एंड थर्ड का हुआ था उत्तरी मदुरा में। ठीक है, फर्स्ट के अध्यक्ष रहते हैं अगस्त ऋषि एंड सेकंड के रहते हैं अगस्त तथा तुल्कापियर। ये दोनों अगस्त मतलब जो तुल्कापियर हैं ये अगस्त ऋषि के शिष्य होते हैं, एंड थर्ड के अध्यक्ष होते हैं नक्कीरर। ठीक है, तो याद रखिएगा मदुरई में होता है पहले का, सेकंड का होता है कपाटपुरम अलवई में, एंड थर्ड का होता है उत्तरी मदुरई। नेक्स्ट है जो चोल सम्राट थे इनके अधीन जो कुर्रम था, ये क्या था, ये था कुछ ग्रामों का समूह था। किसके अधीन था, ये चोल सम्राटों के अधीन था। नेक्स्ट है जो प्रशासन थी इसकी सुविधा के लिए जो चोल साम्राज्य थे ये 8 प्रांतों या फिर मंडलों में विभाजित था। जो मंडल थे इनका विभाजन कोट्टम में किया गया था। कोट्टम जो आजकल जो कमिश्नरी होते हैं उनके बराबर था कोट्टम। जो कोट्टम था, कोट्टम को भी डिवाइड किया गया था नाडु मतलब जिले में। ठीक है, और नाडु के अंतर्गत ही ग्राम आते थे, मतलब जिले के अंतर्गत ग्राम आते थे। ग्राम को ही हम कुर्रम कहते थे। और जो कुर्रम था यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, ग्राम सभा। रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी, तो ये वारंगल के काकतीय वंश की राजधानी थी। जो गणपति था ये काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, और जो गणपति है उसके बाद इसकी पुत्री होती है रुद्रमा देवी, ये काकतीय राज्य की शासिका होती हैं। तो महिला शासिका है मतलब फीमेल है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया था और इसलिए ये आया भी था। तो फीमेल्स आजकल पूछे जा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा अच्छे से। और जो यादवा वंश था महादेव, उन्होंने पराजित किया था रुद्रमा देवी को। इसी के बाद जो वारंगल था इसके काकतीय वंश की शक्ति तथा प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार किया था प्रताप रुद्र देव, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तथा जो मोहम्मद तुगलक था उन्होंने इस राज्य को सल्तनत का अंग बनाया था। नेक्स्ट है उस गुप्त वाकाटक रानी का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी, तो हो जाएंगी प्रभावती गुप्ता। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, तो ये पीसीएस एग्जाम्स तक के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम्स में, तो पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट में भी। जो वाकाटक शासक था रुद्रसेन, ठीक है, इससे विवाह होता है चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता का। जो रुद्रसेन द्वितीय था इनके 2 पुत्र थे। रुद्रसेन की मृत्यु होती है, उसके बाद उनकी पत्नी प्रभावती गुप्ता उनके पुत्र कौन दिवाकर सेन को गद्दी पर बिठाती हैं तथा वो संरक्षिका बनती हैं खुद प्रभावती के पूना ताम्रलेख से उनके भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि इस काल के मंदिर की जो वास्तुकला है इसमें सर्वप्रथम गंगा तथा यमुना की आकृतियां मिलती हैं, तो ये मिलती हैं गुप्त काल की। तो गुप्त काल में बात करें तो कई मंदिरों का निर्माण होता है जिसमें सांची, एरन, तिगवा आदि मंदिर प्रमुख हैं। और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा तथा कर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां मिलती हैं, और यही गुप्त काल की विशेषता रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर
उद्धत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगी कनगन हल्ली से। नेक्स्ट है, किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी और इसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है, तो ये हो जाएंगे प्रवर सेन फर्स्ट। तो विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र होता है उत्तराधिकारी प्रवर सेन फर्स्ट 275 से लेकर 335 ईसा तक। और वाकाटक वंश का यह अकेला शासक था, कौन? प्रवर सेन प्रथम, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। यह धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी था, इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे? प्रवर सेन प्रथम। और यह एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया था इसने। नेक्स्ट है, जिल्ले लाह को राजाधिकार संबंधी अवधारणा है, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बलबन से। तो जो भारत की बात करें तो भारत में जो सल्तनत काल था इसका पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। लेकिन जो बलबन था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जो कि सुल्तान के पद, अधिकार तथा राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था, इसकी प्रमुख विशेषता थी कि वह राजत्व को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। ठीक है, जो बलबन था वो राजत्व को जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था, मतलब कि निभाते खुदाई तथा मान मर्यादा की दृष्टि से उसे पैगंबर के बाद स्वीकार करता था बलबन। बलबन की बात करें तो वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब कहता था, मतलब जिल्ले लाह कहता था, तथा उसके हृदय को देवी प्रेरणा तथा क्रांति का भंडार मानता था। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत करी थी? तो ये हो जाएगा रणथंभौर। तो 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से भिलसा को लूटा। इसी के बाद अलाउद्दीन खिलजी को अवध की सूबेदारी मिल जाती है। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा। ये सभी डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद उसका चाचा जो होता है जलालुद्दीन खिलजी, उसका वो वध करता है और दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये साम्राज्यवादी विचारक था और इसी के तहत उसने रणथंभौर पर स्वयं आक्रमण किया तथा छल से उसने किले पर 1301 में जीत लिया था। जो रणथंभौर की बात करें तो इस पर शासक किसका था? इस पर चौहान राजपूत राणा हमीरदेव का शासन था। तुर्काने चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था फुतुह उस सलातीन ने। तो तुर्गाने चहलगानी इसका मतलब क्या होता था? चालीसा दल। और इसका गठन किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। इसका उल्लेख सबसे पहले इसामी की बुक फुतुह उस सलातीन में मिलता है। नेक्स्ट है, जो सुल्तान था ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के शासन क्षेत्र को हिंद तथा सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आता था। यदि हम बात करें इब्ने बतूता की तो उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। वो मोरक्को से आया था। ठीक है, और इब्ने बतूता ने रहला नाम से अपने यात्रा का विवरण लिखा है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद तथा सिंध शब्द से संबंधित किया है, संबोधित किया है। वली तथा अमीर के पदों को किसने अलग किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक भू राजस्व संग्रह तथा प्रशासन के कार्यों के आधार पर वली तथा अमीर का विभाजन किया था। मुक्ता तथा वली से राजस्व संबंधी अधिकार छीनता है तथा वली उल खराज नामक नए अधिकारी को सौंपता है। इब्ने बतूता के अकॉर्डिंग पदों के विभाजन के क्रम में जो इक्ता प्रशासन था इसमें वली उल खराज लगान वसूली का कार्य करता था तथा जो अमीर था ये सेना की देखरेख करता था। नेक्स्ट है, सुल्तान गढ़ी का जो मकबरा है किसका है? तो ये नासिरुद्दीन महमूद का है। और यदि हम बात करें कुतुब मीनार की तो इसकी शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसका पूर्ण कराया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार से 30 मील दूर मलकपुर गांव में अपने सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। किस सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो हो जाएगा तर्की ने। नेक्स्ट है, शर्ब किस पर लागू होता था? ये कर था, तो ये जल आपूर्ति बनाए रखने पर लागू होता था शर्ब। नेक्स्ट है, जो फिरोज शाह तुगलक था इसने भूमि की उर्वरता में वृद्धि के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से क्या होता है? सिंचाई सुविधा के कारण कृषि में उन्नति होती है। सरकारी नहरों में सिंचाई करने पर हक ए शर्ब कर भी लगाया जाता है, जो कि एक सिंचाई कर होता था, जो कि भूमि की उत्पादित पैदावार का 10% था। हक ए शर्ब कर। कौन सा दिल्ली सुल्तान था जो कि हिंदू योगियों तथा मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की थी? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक ये धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, यह होली तथा मुहर्रम में भी भाग लेता था। ठीक है, इसके दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर और जम्बूजी का स्वागत किया था तथा जो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन थे, इनको अपने दरबार में नियुक्त भी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यात की रचना की है? तो ये की है तेलुगु भाषा में। तो किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की है। तो विजयनगर का तुलु वंश, इसके सर्वश्रेष्ठ शासक होते हैं कृष्णदेव राय। शासनकाल होता है 1509 से लेकर 1529 तक। इनके दरबार में 8 कवियों की एक मंडली थी जिसे हम अष्ट दिग्गज के नाम से जानते थे। जो कृष्णदेव राय थे ये स्वयं एक विद्वान थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यात की रचना की है तथा इन्होंने यवन या स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। बाबर जो है, इन्होंने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया है। नेक्स्ट है अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये क्या था? साम्राज्य का वजीर पद पर। तो अवध की बात करें तो इसके स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं शहादत खां या फिर बुरहानुल मुल्क, और इसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदरजंग से किया था। सफदरजंग और शहादत खां की मृत्यु के बाद जो मुगल सम्राट है मोहम्मद शाह, इसने एक फरमान जारी किया और सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया। और 1748 में जो सम्राट अहमद शाह था, इसने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। यदि हम बात करें शहादत अली खां की, तो इसको राजा की उपाधि लॉर्ड हेस्टिंग ने दी थी। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो ये हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी राजा मानसिंह को। नेक्स्ट है पानीपत का जो थर्ड वॉर होता है, इसमें मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेना नायक कौन था? तो ये था इब्राहिम खान गर्दी। तो 14 जनवरी 1761 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये होता है अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच पानीपत का युद्ध। इसमें मराठों की हार होती है और इसी समय जो मराठा शासक थे बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है बखर। बखर क्या है? तो ये इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है। नेक्स्ट है किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध। तो सिख के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद। इनके पिता गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी भी दिलवाई थी। हरगोविंद ने अपने समर्थकों से धन के स्थान पर घोड़े तथा हथियार लेने आरंभ किए थे तथा तख्त अकाल बंगा की नींव डाली और अमृतसर की किलेबंदी की थी। 1628 में शाहजहां का प्रिय बाज उड़कर गुरु गोविंद के खेमे में आ गया था और इसी को लेकर दोनों पक्षों में करतारपुर का युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कि धार्मिक सामंजस्य के विषय में बात करता है? तो हो जाएगा 12वां शिलालेख। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनसे हमेशा टीजीटी में क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो ये शिलालेख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नादिर शाह के द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो 1739 में अफगान शासक ने भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने तथा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बनाया था तथा 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश करता है और उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के भी जारी किए गए। नेक्स्ट है दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था? तो हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? तो हो जाएगी सिर्रे अकबर। नेक्स्ट है मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो हो जाएंगे जय सिंह। तो आमेर के राजा जय सिंह को जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी तथा फर्रुखशियर ने ही जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 के आमेर के स्थान पर जयपुर को अपने नए राज्य की राजधानी भी बनाते हैं। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो कि जहांगीर के द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो हो जाएगा बिशन दास। तथा बिशन दास ये छवि चित्र बनाने में सिद्धहस्त भी था और जहांगीर ने इसे ईरान के शाह अब्बास फर्स्ट का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था। इसका वर्णन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में करी है। नेक्स्ट है उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था? तो हो जाएगा फ्रांसिस डे। तो 1597 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री ये थल मार्ग से भारत आता है तथा 1599 में कुछ व्यापारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया तथा 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त होता है। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट
सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की तथा 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का हेडक्वार्टर बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो हुगली नहीं था। क्या क्या था? मसूलीपट्टनम, बालासोर तथा कारिकल था। तो 1602 में डच मतलब हॉलैंड ये संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तथा 1605 में डचों ने मसूलीपट्टनम को पहले कारखाने स्थापित करते हैं। तो पहला कारखाना डचों ने स्थापित किया था 1605 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। इसी के साथ ही उन्होंने 1616 में सूरत में, 1645 में कराईकल में, 1658 में बालासोर उड़ीसा में तथा 1659 में नागीपट्टनम में कारखाने स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शासक से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार करी थी? तो ये करी थी 1765 में। नेक्स्ट है, किसके प्रयासों के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन होता है? तो ये होता है मुथु लक्ष्मी रेड्डी के प्रयास से। ये भारत की पहली महिला विधायक रही है 1927 में तथा पहली सर्जन भी रही हैं। नेक्स्ट है, बसाइन की संधि 1802 में कब किसके किसके बीच में होती है? होती है अंग्रेज तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो ये किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। नेक्स्ट 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी शिवदयाल सिंह ने। आर्य समाज की स्थापना कहाँ होती है? तो ये होती है बम्बई में। किसके द्वारा की जाती है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, 1888 में हुए पहले राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो कि मद्रास में होता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी टी माधव राव ने। चालुक्य तथा होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये है बेसर शैली में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो ये हो जाएंगे SN बनर्जी। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उसी समय 25 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कलकत्ता में सेकंड अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे SN बनर्जी, इसीलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में उपस्थित नहीं थे। एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था स्वराज शासन आंदोलन। इसका लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। और 1915 में एनी बेसेंट ने 2 अखबारों की शुरुआत करी थी, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था। कहाँ? तो ये किया था लखनऊ समझौते में, जो कि कहाँ होता है? 1916 में होता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है? तो ये हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है, SC बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो ये होते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। मार्च 1939 को त्रिपुरी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष पद के चुनाव में SC बोस ने गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया तथा कांग्रेस के कार्यकारिणी के गठन पर मतभेद हुआ। इसके कारण SC बोस ने त्यागपत्र दे दिया एंड देन उसके बाद उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं एंड देन उसके बाद SC बोस इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं भारहूत से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था रामकृष्ण परमहंस ने। नेक्स्ट है, किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? तो ये हुए नचना कुठार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य है? तो ये है गुफा संख्या 16 में। तो अजंता में पहले 19 गुफाओं में चित्र बने थे लेकिन अब केवल 6 गुफाओं 1 से लेके 2, 9 से लेके 10 एंड 16 से लेके 17 तक चित्र शेष बचे हैं। जो 16th गुफा है इनके चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर तथा आकर्षक भी हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था? तो हो जाएंगे जॉन लॉरेंस। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन के लेखक को ज्ञात था? तो हो जाएगा अरिका मेडू, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूपों अवशेषों में से दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त होता है। तो ये होता है नागार्जुन कोंडा से। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? तो ये है श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट है, भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई है नर्मदा घाटी से।
जवाबित क्या थे, तो ये राज्य कानून थे। और आप लोगों को यहाँ पे टीजीटी जो एसएसटी है उसके कंप्लीट एमसीक्यू मिलेंगे, साथ ही कंप्लीट पीवाईक्यू भी मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।